सबसे पहले हम आते हैं कि मान लो हमने अपने ब्राउजर में भी मैंने facebook.com डाल दिया। करेक्ट है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। ये अपने आप में इंटरव्यू क्वेश्चन है ये भी, कि क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे होता है एक्चुअल सर्वर से, और फिर एक्चुअल सर्वर पे क्या इंफ्रा है वो देख लेंगे। ठीक है। तो ये समझ लो कि जैसे हर कंपनी क्लेम करती है कि वी आर कंज्यूमर फर्स्ट, राइट। इसीलिए हमने डिजाइन की शुरुआत जो कर रहे हैं सेशन की, वो विल बी बिगनिंग एज कंज्यूमर फर्स्ट, लाइक वी थिंक जर्नी स्टार्ट फ्रॉम कंज्यूमर। तो इसीलिए जो यूआरएल बंदा डालेगा कंज्यूमर ब्राउजर में, सपोज उसने facebook.com डाला, तो यूआरएल से हमारा मतलब हो गया यहाँ पे सिंपल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो मोटिवेशन बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मान लो मोबाइल में हम लोग अम, नाम स्टोर करते हैं अगेंस्ट द मोबाइल नंबर, क्योंकि सबके मोबाइल नंबर याद रखना संभव नहीं है हमारे लिए, राइट। तो मे बी भी स्टोर के फादर्स नंबर या मम्मी का नंबर या फ्रेंड का नंबर, मेरा नंबर, जिसका भी नेम से रिकॉल करना इजी होता है। रिमेम्बरिंग मोबाइल नंबर से स्टफ। सिमिलरली अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि भाई कोई वो नहीं है, कोई नेम नहीं है, कोई मतलब यूआरएल नहीं है, रादर आप ऐसे याद रखो कि फेसबुक को हिट करना है 192.168.2.3 पे, याहू को हिट करना है ऐसे ही किसी यूआरएल पे, आई मीन इट यू विल गो क्रेजी। द अमाउंट ऑफ वेबसाइट्स जो हम यूज कर रहे हैं आज की तारीख में, उनके लिए ऑब्वियसली हमें याद रखने के लिए यूआरएल ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इजी है याद रखना कि facebook.com। और दूसरी बात यह है कि डिपेंडिंग ऑन द इंफ्रा, हो सकता है बाई चांस वो आईपी बदल भी जाए, लेकिन लोग डोमेन ने हमेशा अपने पास प्रिजर्व रखते हैं। तो हो सकता है फेसबुक आज किसी आईपी पे हो, कल को किसी और आईपी पे हो जाए, तो आईपी चेंज होगा, फिर वो तो आप नहीं याद रख पाओगे हर बार। सो जिस तरह से नंबर्स याद रखने के लिए नेम्स हैं, या लोगों का घर घर का पता लगाने के लिए घर के एड्रेसेस हैं, सिमिलरली वेब वेब वर्ल्ड में वेबसाइट्स के आइडेंटिफाई करने के लिए ये हैं हमारे पास यूआरएल्स, या यूँ कह लो कि डोमेन के नेम, जैसे facebook.com। और कोई एक सर्विस होगी, डीएनएस सर्विस होगी, जो इंश्योर करती होगी कि ये सेम डोमेन नेम किसी को ना मिल जाए। यानी कि अगर facebook.com एक बार फेसबुक ने खरीद लिया डोमेन, तो आई कैन नॉट परचेज इट, राइट। दैट्स ए लाइक ए यूनिक डोमेन विच दे हैव परचेज्ड। सो ये जो बात आई, तो बेसिकली अगर सिंपल फॉर्म में देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ब्राउजर पे हम फेसबुक, अगर ब्राउजर पे ये आईपी डालते तो भी facebook.com ही खुलता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये आईपी याद नहीं रहते, इसलिए हम लोग ये डालते हैं facebook.com। तो आइडली जो हमें लगता है टॉप पे होना चाहिए कि ये डीएनएस सर्विस होती है कहीं वर्ल्ड में कहीं होती, जहां पे बेसिकली एक टेबल सा है, उसमें मैपिंग स्टोर है कि भैया facebook.com मैप्स टू दिस आईपी, राइट। तो वो डीएनएस सर्विस जो है इसके बदले में ये आईपी देगी, तो दिस आईपी रिटर्न बैक टू ब्राउजर। और ब्राउजर अब अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेगा, किससे, सर्वर से। तो यूआरएल जो है उसमें दो पार्ट होते हैं, प्रोटोकॉल और तुम्हारा एक्चुअल नेम। जैसे कि https www.facebook.com, तो ब्राउजर को पता है कि https प्रोटोकॉल से तो मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, और कहाँ एस्टेब्लिश करना है वो facebook.com का डीएनएस लुकअप से पता पड़ा। ये नाउ इट नोट्स द एग्जैक्ट आईपी, क्योंकि एंड इट नोज व्हाट प्रोटोकॉल टू कनेक्ट टू। जैसे कि HTTPS वगैरह ये सब टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, तो टीसीपी कनेक्शन बन जाएगा उस सर्वर से क्लाइंट के बीच, और डेटा ट्रांसमिट होगा। दैट डेटा इज व्हाट यू सी द पेजेस, राइट। जो भी पेजेस हैं तुम लॉग इन करोगे एटसेट्रा फ्लो होगा। ये एक नॉर्मल व्यू है, लेकिन रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट होता है इससे, कि हर बार ऐसे अगर होने लगा ना कि हम जब भी कभी वेबसाइट का नाम डालें और वो बार बार डीएनएस सर्विस पर जाए, तो दो बातें होंगी। एक तो हम लोगों को लेटेंसी बहुत बढ़ेगी कि भैया जब भी हम वेबसाइट का नाम डालें तो वो लुकअप करने के लिए डीएनएस पे जाए। दूसरी, डीएनएस सर्विस ओवरलोड हो जाएगी, भाई वो भी एक सर्विस ही है। अगर दुनिया में हर आदमी यही करने लगा कि भैया बार बार डीएनएस पे जाए, तो वो काम नहीं होगा, right? तो ऐसी प्रॉब्लम जब भी कहीं आती है, तो हम लोग कैशिंग की बात करते हैं कि भैया इस चीज को कैश कर लो, कहीं स्टोर कर लो अपनी मेमोरी में। तो वो कैश के मल्टीपल लेवल्स हैं, वो हमें देखना है कि ऑल दो टॉप पे लगता है हमें कि ब्राउजर से डीएनएस जाता है, लेकिन जर्नी ऐसे नहीं है। जर्नी क्या है, ब्राउजर सबसे पहले अपने ब्राउजर के कैश में देखता है। यानी कि अगर मैं facebook.com एक बार एक्सेस कर चुका, डीएनएस से रिजॉल्व कर चुका, तो ब्राउजर में एक एंट्री बना लेगा, कैश कुछ मत समझो,
तुम समझ लो कि पाइथन में डिक्शनरी जैसा है, की वैल्यू पेयर है। वो की वैल्यू पेयर हमारी मेमोरी में स्टोर होगी ब्राउजर की। तो ब्राउजर ही मुझे बता देगा भाई कि facebook.com का आईपी ये है, इस आईपी पे कनेक्ट कर लो। बाई चांस यदि कैश मिस हो गया, देन वी विल कंटिन्यू अवर जर्नी फॉरवर्ड। बाई चांस अपडेट हुआ एंट्री में, या कैश स्टेल हो गया, या फेसबुक का आईपी चेंज हो गया, तो जर्नी विल मूव फॉरवर्ड, राइट। अगर ब्राउजर कैश में मिल गया तो बात यहीं खत्म हो गई, डीएनएस पे कभी नहीं जाएंगे एंड कनेक्शन विल बी एस्टैब्लिश्ड। ब्राउजर कैश में नहीं मिला तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कैश होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कैश करता है इन चीज़ों को, वहां भी देखेंगे। वहां भी नहीं मिला तो जो आप राउटर यूज कर रहे हो ना, जितने भी एयरटेल वेयरटेल के, इन पे खुद की कैशिंग इस्तेमाल होती है, तो राउटर कैश में भी अवेलेबल हो सकता है। राउटर कैश में भी नहीं मिला तो आईएसपी जो है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे एयरटेल हुआ या जो भी कोई है, उनका भी अपना कैशिंग लेयर है, तो आईएसपी कैश से मिल जाएगा। जब आईएसपी कैश से भी हमको हिट नहीं मिलता, या हम नहीं समझ पा रहे कि या कोई नई वेबसाइट है जो आईएसपी ने भी कैश नहीं किया उसका डीएनएस, तब उस केस में ऑब्वियसली उसको रिजॉल्व करने के लिए हम डीएनएस पे हिट मारेंगे। लेकिन जब बैक आएगा वो यूआरएल, तो इधर परसिस्ट करता आएगा कैशिंग को, राइट। वो अपडेट कर देगा आईएसपी कैश में, राउटर कैश में, ओएस कैश में, ब्राउजर कैश में, एटसेट्रा, राइट। तो ये हमारी जर्नी है कि ब्राउजर काम एक ही करना है कि वी हैव टू रिजॉल्व, वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई इस पर्टिकुलर डोमेन का क्या आईपी है। So you first find out in your browser cache, then OS cache, then router cache, then ISP cache. If not found even in all of these four, then you go to your DNS service और वहां से लेके ले आओगे, कनेक्शन बन जाएगा। ये हमारी जर्नी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है, ये पूछो पहले तो। सर एक क्वेश्चन है, जो आईएसपी कैशिंग है, अगर सर्विस प्रोवाइडर कैश कर रहा है तो लेट्स से कि मैंने फर्स्ट टाइम कोई मतलब कोई डीएनएस रिक्वेस्ट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैशिंग जो है, विल दे यूज द कैशिंग फ्रॉम अदर यूजर्स एज वेल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यूज करेगा। ओके, वो आईएसपी का केस है ना भाई। आईएसपी अगर आईएसपी हर यूजर के हिसाब से केस मेंटेन करने लगा, फिर तो पागल हो जाएगा आईएसपी का इंप्लीमेंटेशन। उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक ग्लोबली बना रहा है। तो अगर तुमसे पहले मैंने वो वेबसाइट एक्सेस कर ली तो आईएसपी केस में ही मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ये है जर्नी हमारी। तो इस तरह से हमारा मतलब ये सब होता है बिहाइंड द सीन। और एक बार जब हमें आईपी मिल गया तो फिर तो एज गुड एज दो कंप्यूटर आपस में जो टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर डेटा एक्सचेंज होता था, वही होगा। दैट्स इट। ओके, तो आगे बढ़ें। हाँ सर। हाँ सर, कूल है। अभी जो नेक्स्ट जो बात करने जा रहा हूँ ना, वो बहुत कीमती है। बहुत कीमती मतलब, देखो जिन लोगों ने काम किया है माइक्रो सर्विस पे, उनको तो ऐसा लगेगा लाइक ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन मे बी हो सकता है तुम में से किसी को ज़रूरत हो इस नॉलेज की, और या बेटर प्रेजेंट फॉर्म करने में। मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज जो होते हैं, जेनेरिक इंटरव्यूज जिन्हें बोलते हैं, जो मैनेजर्स लेते हैं, राइट, हायरिंग मैनेजर्स, वो कई बार स्पेसिफिक डिज़ाइन ना पूछ के इसी बात पे आपको बहुत चैलेंज करते हैं कि आप माइक्रो सर्विस कब बनाते हो, माइक्रो सर्विस क्यों बनाते हो, क्या मोटिवेशन थी यहाँ, ये सेपरेट माइक्रो सर्विस क्यों नहीं बनाई। इस तरह के क्वेश्चंस जब पूछते हैं तो उसमें आज का डिस्कशन बहुत हेल्पफुल होगा कि आखिर माइक्रो सर्विस बनी क्यों। माइक्रो सर्विस वर्सेस मोनोलिथ का डिबेट जो है, हम उसको समझेंगे अपने तरीके से, ठीक है। तो वो एजेंडा पहले रहेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड के यूँ समझ लो कि एक बात करते हैं, एक काम करते हैं कि एक ड्राइंग, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ सर, विजिबल है। कूल है। तो हम लोग यहाँ पे एक कॉमन सी चीज से स्टार्ट करते हैं जिससे कि सब रिलेट कर पाए। सपोज करो भाई ये मेरा मोबाइल है, राइट, और मैंने अमेजोन की ऐप खोली हुई है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे तुम लोग ध्यान दोगे तो कुछ इस तरह की चीजें होंगी। और मान लो ये प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। तो इस पार्ट में प्रोडक्ट की इमेजेस आ रही हैं, यहाँ प्रोडक्ट का प्राइसिंग आ रही है कि भाई प्रोडक्ट कितने का है,
इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी आ रही है कि भैया आखिर ये कितने आइटम्स अवेलेबल भी हैं नहीं। कई बार देखा होगा ना, राइट, इट शोज आउट ऑफ स्टॉक, राइट। तो वो यानी कोई सर्विस तो है या कोई तो चीज है जो बता रही है कि आखिर इन्वेंट्री अवेलेबल है भी या नहीं। तो अगर प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट का इमेजेस होती हैं, और मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, जहाँ पे एटसेट्रा मे बी यूसेज गाइड या प्रोडक्ट का नाम इत्यादि। तो ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रही विच कम्स बेसिकली लाइक ए कैटलॉग इंफॉर्मेशन है, समझ लो। फिर उसकी प्राइसिंग है, फिर उसकी अवेलेबिलिटी है, फिर बहुत ध्यान दिया हो तुमने तो वो दिखाता है शिपिंग इंफॉर्मेशन, कि भैया आप अपना पिन कोड डालते हो, वो बता देता है कि ये आपके पिन कोड पे शिपेबल है भी या नहीं, और शिपेबल है भी तो कितने दिनों में शिप हो जाएगी आपके एड्रेस पे, 3 डेज 4 डेज, ये फीचर भी रहता है। शिपिंग के अलावा जब आप देखोगे तो आपके पास वहां पे रहते हैं ऑफर्स एंड डिस्काउंट, जहाँ पे लिखा रहता है कि भैया अगर आपने ये HDFC क्रेडिट कार्ड यूज किया तो ये डिस्काउंट, पेटीएम यूज किया तो इतना % डिस्काउंट, ये इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, आजकल तो और भी कुछ इंफॉर्मेशन चल रही है, जस्ट अ मिनट। जैसे कि आजकल देखते हो कि हर प्रोडक्ट पे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स पे, वो आ रहा है कि आप अको का इंश्योरेंस ले सकते हो इस प्रोडक्ट पे, राइट। सम एफिलिएट सर्विसेज बोल दो या एफिलिएट इंश्योरेंसेज एटसेट्रा, जो बोलते हैं कि भाई हम इंश्योरेंस दे रहे हैं आपको, इस प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हो हर प्रोडक्ट पे। और एक चीज बहुत कॉमन, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो इट, कि जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो आप देखते हो मैं यहीं डाल दे रहा हूं फॉर टाइम बीइंग, विच इज रिकमेंडेड आइटम्स, कि आपको दोनों तरह की रिकमेंडेशन हो सकती हैं। एक तो मान लो आपने टीवी खरीदा तो आपको स्टेबलाइजर दिखा रहा होता है, जो साथ में प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं ज़्यादातर। या ये हो सकता है कि आपने मान लो टीवी खरीदने जा रहे हो तो आपको और टीवी के रिकमेंडेशन दिखा रहा है कि पीपल हु परचेज दिस, आज इन्होंने ये लुकअप किया, उन्होंने क्या क्या परचेज किया एटसेट्रा। तो ये एक टिपिकल अगर देखा जाए तो ऐसा दिखता है हमारा प्रोडक्ट का पेज, जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मैं इसे डायग्राम में ले लेता हूँ अपने यहाँ पे, ठीक है। या सो हमारे पास ये था कि प्रोडक्ट की इमेजेस थी, डिस्क्रिप्शन थी, रिकमेंडेड आइटम्स थे, प्राइसिंग थी, अवेलेबिलिटी थी, शिपिंग थी, ऑफर डिस्काउंट थे, एफिलिएट इंश्योरेंस थी, हो सकता है और भी चीजें हों। ठीक है, अब ये बात आई कि शुरुआत में सपोज करो आप एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ई कॉमर्स टाइप का ही, जहां मैं मान लो मसाले बेच रहा हूँ, बस सिंपल, या मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेच रहा हूँ। तो मैं अपनी जो वेबसाइट बनाऊंगा, ऑब्वियसली मैं मेरी मेरी टीम कितनी है, मैं 2 या 1 या 2 या 3 मेंबर लोग हैं। उस समय मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता भाई कि मैं हर एक की माइक्रो सर्विस बनाता फिरूं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि माइक्रो सर्विसेज इवॉल्व होती हैं एज योर टीम ग्रोस, एज योर प्रोडक्ट ग्रोस, एज योर लोड ग्रोस, एज योर इन्वेस्टमेंट ग्रोस। ऐसा नहीं है कि हर आदमी डे 1 पे टारगेट कर ले कि मैं नेटफ्लिक्स बन जाऊंगा और 650 माइक्रो सर्विस चलाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टीम डायनेमिक्स क्या है, कितने लोग हैं, कितना लोड है, कितना आपके पास रिसोर्सेज हैं, कितना कॉस्ट लगा सकते हो आप, वो सब समझना है। तो शुरुआत में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है नॉर्मली, दैट स्टार्ट्स एज ए मोनोलिथ। मोनोलिथ का मतलब क्या है कि वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो है वो एक ही जगह रखेगा, एक ही सपोज को रिपोजिटरी में डाल देगा। मान लो गिट की रिपोजिटरी देखें तो भले ही छोटी छोटी कोड को मॉडलर रखेगा, ऑब्वियसली फोल्डर बनाएगा, फोल्डर के अंदर मान लो शिपिंग का एक फोल्डर बनाएगा, उसमें शिपिंग के रिलेटेड मॉडल्स रखेगा, रिकमेंडेड आइटम्स का एक फोल्डर बनाएगा या ऐप बनाएगा, उसके अंदर उसके मॉडल रखेगा, ये सब क्लासिफिकेशन करेगा। लेकिन फिर भी देखा जाए इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट सोचो कि इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट उसको केवल एक ही डिप्लॉयमेंट करना है,
यानी कि उसकी समझ लो कि अगर उसे आज मैं बहुत ही थोड़ा लोड आ रहा है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो मे बी मैं एक डब्बा लगाऊंगा अपना, केवल एक डब्बा। एक डब्बा मीन्स एक बॉक्स। सो व्हाट डू आई मीन टू से, या अब समझते हैं बात को कि सपोज करो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं, तो एक संभव संभव बात ये थी कि मैं एक ही डब्बा लगाता। एक ही डब्बा, मान लो मैं एक इंस्टांस लेता, एक हार्डवेयर इंस्टांस लेता। अमेजोन पे उसे EC2 इंस्टांस बोल देते हैं, इलास्टिक कंप्यूट, राइट, कंप्यूट इंस्टेंसेस है, मतलब उनकी हर एक की कुछ मेमोरी है, कुछ CPU है, एटसेट्रा। तो मैं एक इंस्टेंस लेता, तो होता क्या इस केस में, इसका मीनिंग क्या हुआ, अब हम जर्नीज को कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि मैंने एक वेबसाइट लॉन्च करी example.com। तो अब जो हम बात कर रहे थे ना कि भाई आपको एक डोमेन खरीदनी पड़ती है या उस डोमेन को मैप करना पड़ता है कौन सी IP से। तो नॉर्मली डोमेन तुमने देखा होगा लोग खरीदते हैं आजकल GoDaddy पे खरीदते हैं, वो भी एक डोमेन सर्विस है। तो वहां पे आप डोमेन अवेलेबल होगी या नहीं वो चेक करोगे, वो उसकी प्राइस बताएगा, आप उस डोमेन को खरीद लोगे 1 साल 2 साल के लिए। और फिर आपको एक मैनेजमेंट पैनल मिलेगा, यानी डैशबोर्ड मिलेगा, जहां पे आप लिखोगे कि ये example.com एक्चुअली किस IP से मैच होती है, यही DNS का काम करेगा। तो जब मैं प्रोडक्ट की स्क्रैच से स्टार्टिंग किया तो उस समय मेरे लिए एक डब्बा ही काफी था। सपोज करो मैंने एक ही डब्बा लॉन्च किया, उसका IP था पब्लिक फेसिंग IP, मान लो ये था। तो मैं क्या करूंगा, example.com के जो DNS है GoDaddy पे, वहां पे मैं ये मैपिंग डाल दूंगा कि भैया example.com इज हियर, विच मीन्स इफ एनीबडी नाउ टाइप्स इन example.com, वो DNS से रिजॉल्व करके पता लगा लेगा ये IP है और भैया इस बॉक्स पे कनेक्ट होना है। व्हाट डज इट मीन, इट सिंपली मीन्स कि जो हमारे क्लाइंट थे, ओके आई रिप्रेजेंट क्लाइंट बाय हैप्पी फेस, ये समझ लो, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट था, ये क्लाइंट एक्चुअली, this client will make, a client is nothing but like a browser or maybe your mobile app. This client will make connection to this, why it makes to this, because ये IP दिया हुआ है, लेकिन ये बॉक्स का IP है। तो इसने ये अज्यूम किया, इस समय सर्विस कैसी लग रही है अभी हमें, हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो कोड था वो एक ही डब्बे पर रन हो रहा है, तभी तो ये पॉसिबिलिटी है, राइट, कि भाई हम एक इंस्टेंस से कनेक्ट कर लें। तो शुरुआत में लोग ऐसा भी करते हैं कि भैया एक ही डब्बा रखा और उसे अवेलेबल करा दिया। नाउ इश्यूज आर वेरी क्लियर टू यू कि भाई इश्यू बहुत सिंपल है कि अगर ये डब्बा डाउन हो गया, भाई इसका इंस्टेंस एक ही इंस्टेंस है, हमने कहा था कि डिजाइन कभी ऐसा ना हो कि वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो, लेकिन यहाँ बहुत ही इजीली हम कह सकते हैं कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, क्योंकि ये डब्बा डाउन हुआ किसी भी कारणवश, मान लो CPU पीक हो गया या मेमोरी बहुत बढ़ गई और वो फर्दर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो आपकी सारी रिक्वेस्ट फेल हो जाएंगी। दिस इज द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो ऑब्वियसली जर्नी इवॉल्व करेगी उसकी, बंदे की। वो कहेगा कि भैया मैं एक्चुअली प्रोडक्शन में ऐसे तो लॉन्च नहीं कर सकता, तो वो कहेगा कि लेट्स ब्रिंग इन समथिंग मोर समथिंग बेटर। वो फिर कहेगा कि लेट्स ब्रिंग इन इलास्टिक लोड बैलेंसर, यहाँ पे वो ले आएगा। ये जर्नी के लिए बात करते हैं हम लोग। तो विच मीन्स के ये क्लाइंट जो कनेक्ट करेगा आपको, वो करेगा ELB स्टैंड्स फॉर योर इलास्टिक लोड बैलेंसर, ठीक है। इसका भी अपना कुछ IP होगा, सपोज करो
और अब वो जाके अपने राउट वहां पे, सॉरी GoDaddy में जहां भी डैशबोर्ड है वहां पे ELB का वो देगा, क्या कहते हैं, तो example.com जो कनेक्ट कर रहा है जिस आईपी पे, वो एक सिंगल डब्बा नहीं है, दैट एक्चुअली इज वन ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर, ठीक है। अब वो यहां से चीजों को, तो आई जस्ट नाउ डेमो छोटा छोटा, यहाँ पे इसके अंदर बॉक्स लगे हुए हैं, राइट। पहला बॉक्स, ये वही इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस एक्चुअल हार्डवेयर। दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, डिपेंडिंग ऑन माय एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स ये सारे बॉक्स लगे होंगे। और ट्रैफिक या तो इस पे जाएगा, या इस पे जाएगा, या इस पे जाएगा। इसका मतलब ये हो गया क्लियरली कि इन सब के अपने अपने आईपी होंगे ऑब्वियसली, जो बाहरी वर्ल्ड को नोन ही नहीं है। बाहरी वर्ल्ड को नोन है केवल ELB का आईपी, वो ये है। तो ट्रैफिक यहाँ आएगा पहले सारा क्लाइंट से, और ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने की मल्टीपल स्ट्रेटजी हो सकती हैं, जैसे कि मान लो राउंड रॉबिन स्ट्रेटजी है कि वो भाई पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर ऐसे चलता रहेगा, इस तरह से वो करेगा एलोकेट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ELB या इलास्टिक लोड बैलेंसर जो है वो हमेशा हेल्थ चेक करता रहेगा इनका, ठीक है। तो ये आया और इसने इनका बेसिकली हेल्थ चेक किया। हेल्थ चेक कुछ नहीं है, आप अपने बॉक्स पे एक आईपी प्रोवाइड करोगे, एक राउट प्रोवाइड करोगे भाई, स्लैश मान लो कुछ भी, स्लैश हेल्थ या स्लैश स्टेटस। जब तक वो रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, ओके रेस्पॉन्स विच मीन्स 200 स्टेटस, आप समझ लोगे हेल्थ चेक पास है। और हेल्थ चेक अगर फेल हो गया तो इस बॉक्स को ड्रॉप कर देगा और मे बी नया बॉक्स ले आएगा उसकी जगह। ये एक बात रही, ठीक है। तो ऐसे जाके वो, अब इस केस में एटलीस्ट दिस एंश्योर्स के सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है। ये बॉक्सेस जो हैं ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, और यहाँ तो कोई ऐसा लॉजिक है नहीं। हम ELB में भी वो लगा सकते हैं रेप्लीकेशन या दूसरा ELB बना सकते हैं। तो अभी बेसिक बिल्ड जहाँ जो क्या कहते हैं फ्लॉ होता है या डाउन होता है, बॉक्स डाउन होते हैं, तो वो अब प्रॉब्लम नहीं है एनी हाउ, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं जरा समझने के लिए, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि इस तरह से यानी कि कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये एक अप्रोच हो गई। तो जहां पे example.com विल पॉइंट टू द आईपी ऑफ इलास्टिक लोड बैलेंसर। नाउ सेकंड थिंग इज कि अब हम जर्नी चल रही है, हमारी जर्नी चल रही है, तो अब बेसिकली यूँ समझ लो कि हमें नहीं पता कि हमारी रन टाइम रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, राइट। तो ELB को ये सारे मैनेज सर्विस में रहता है, आप अटैच कर सकते हो एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप से। बहुत ही सिंपल है यार वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप। वहां पे सिंपल फॉर्म में आप ये लिखते हो कि जब, ऐसी कंफ्यूजन लिख सकते हो कि व्हेन एवरेज CPU या मेमोरी पे, एवरेज CPU पे हमने लिखा था ज्यादातर, व्हेन एवरेज CPU मींस इन तीनों बॉक्स का या X बॉक्सेस का गोज अबव X%, हम X रखते थे 70, एग्जाम्पल मतलब 70% से अबव हो जाए एवरेज CPU, तो ब्रिंग वन मोर बॉक्स। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप ये इंश्योर कर लेगा कि ट्रैफिक बढ़ा आपका, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना पड़े मैनुअली, एक नया डब्बा ला के अटैच करना पड़े। ये आप अटैच करोगे इसको जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप से, वो CPU डिटेक्ट कर रहा होगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जैसे इन तीनों का एवरेज CPU बढ़ जाएगा 70 से ऊपर या 80 से ऊपर, जो भी आप कॉन्फ़िगर करो, वो एक और बॉक्स ले आएगा। मान लो आपका ट्रैफिक कम हो गया, विच इज रिवर्स ऑफ इट, तो आप लिखोगे व्हेन एवरेज CPU गोज बिलो X%, जो हमारा 22 था वहां पे उस समय, एग्जाम्पल वही दे दे रहा हूं, ब्रिंग डाउन वन बॉक्स, ऐसे। और यहां पे लिख दो कि भाई किसी भी पॉइंट पे हमारे मिनिमम इंस्टेंस जो है वो 2 रहे, 2 से कम कभी ना हो, और मैक्स इंस्टेंस 100 से ऊपर कभी ना हो हमारी बिना जानकारी के। तो बिटवीन 2 and 100 विल कीप ऑटो स्केलिंग एंड डी स्केलिंग बेस्ड ऑन द एवरेज CPU। ये पार्ट होगा यहाँ पे। बात समझ में आई? आई थिंक यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछो पहले, फिर बढ़ेंगे आगे। नहीं नहीं मेरे कोई सर, ठीक है, ओके ओके, स्ट्रेट है। अब बात करते हैं कि सपोज करो चाहे इस तरह का इंफ्रा था या इस तरह का इंफ्रा था, लेकिन हमारी सर्विस मोनोलिथ थी। मान लो ELB तो लगा है,
लेकिन एक ही सर्विस है। अब इसका हम बढ़ते हैं आगे, कंपनी और बड़ी हुई, तो शुरुआत तक थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी भैया, थोड़ा कोड था, 2-4 लोग थे, मैनेज कर रहे थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑल ऑफ दीज स्टार्टेड ग्रोइंग, लाइक अपने आप में बड़े बड़े पीस हो गए, बड़े बड़े कोड हो जाते हैं ये, ठीक है। और इस डिजाइन के कारण ना आपका डेटाबेस भी इसमें नॉर्मली एक एक ही रहता है कॉमन जो इंटरेक्ट करता है। तो उसमें इश्यूज क्या क्या आते हैं ये समझो। पहला इशू है सबसे बड़ा जो मोनोलिथ का प्रॉब्लम है, और जो मोनोलिथ का प्रॉब्लम है वही माइक्रो सर्विस का एडवांटेज है, ठीक है, यहाँ समझ लो आप। तो पहला जो बात है वो डिप्लॉयमेंट बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या रहा कि डिप्लॉयमेंट है तो बहुत इजी मोनोलिथ में, कि भैया आपको मतलब एक ही जगह जाके कोड लॉन्च करना है, इस मतलब इसी इंफ्रा पे कोड लॉन्च करना है, अपना इमेज अपडेट करनी है इनबॉक्स की, या गिट से नया कोड पुल करना है एटसेट्रा, ठीक है। सो पॉसिबल कर सकते थे, लेकिन अब जो समझो कि इतना बड़ा था हमारा स्ट्रक्चर, चेंज हुआ, मान लो मैंने एक बग पाया कि भाई अवेलेबिलिटी में मैं लॉजिक चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। इस अवेलेबिलिटी के लॉजिक के चक्कर में मुझे पूरा लॉन्च करना पड़ता है, क्योंकि भाई मोनोलिथ, ऐसा तो है नहीं कि अवेलेबिलिटी की छोटी सर्विस बनी हुई है अलग से, उसे अलग से लॉन्च कर दूं। तो लॉन्च करते में बहुत ज्यादा रिस्क है। क्यों रिस्क है? कि गलती से अगर बग आ गया ना तो दैट इंपैक्ट्स एवरीथिंग। अज्यूम करो आप माइक्रो सर्विस पे होते तो एटलीस्ट आपकी वही माइक्रो सर्विस अफेक्ट होती जहां पे लॉन्च किया है, लेकिन यहां तो आप पूरा एवरी टाइम यू हैव टू लॉन्च, बिकॉज इट्स ए मोनोलिथ, यू हैव टू लॉन्च एवरीथिंग टुगेदर। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा पेन होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात सोचो, जब आपका, अब तुमने देखा होगा मान लो जावा प्रोजेक्ट है या पाइथन प्रोजेक्ट है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतना ही उसको स्टार्ट टाइम लगता है, करेक्ट है। तो विच मीन्स के अगर आपके छोटा सा प्रोजेक्ट है, मे बी इट स्टार्ट्स इन 5 सेकेंड्स, लेकिन अगर प्रोजेक्ट इतना बड़ा मोनोलिथ हो जाएगा, ये प्रैक्टिकल डेटा हमारे पास है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट होने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि भाई प्रोजेक्ट में लाइंस ऑफ कोड ही इतनी हो गई कि आपने अगर छोटा भी चेंज किया ना मान लो प्राइसिंग में या अवेलेबिलिटी में, तो जब वो कंपाइल होगा और वो रनेबल स्टेट में आएगा, सारी क्लास कंपाइल होके, तो इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। नाउ सी इट्स इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट ये है कि जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप नया बॉक्स लाएगा तो उस बॉक्स को हॉट होने में ही 15 मिनट लग जाएंगे। भाई कोई जादू तो करता नहीं ऑटो स्केलिंग, वो भी लॉन्च ही करता है अमेजोन आपके बिहाफ पे, तो आपके बिहाफ पे वो कुछ कमांड वमांड चलाएगा, लेकिन जो हॉट होने का टाइम है, कंपाइल होने का टाइम, वो तो लगेगा ही लगेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बॉक्स 15 मिनट में आएगा तो 15 मिनट के लिए हो सकता है आपका साइट में डाउन टाइम सा दिखे। दूसरी बात, सपोज करो आप डेवलपर हो, आपने एक छोटा सा बग फिक्स किया अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, उसको टेस्ट करने के लिए आपको हर बार 15 मिनट लगेंगे। जस्ट यू हैव टू स्टार्ट इमेजिनिंग द पेन ऑफ मोनोलिथ नाउ। इतना मुश्किल नहीं है कि अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो गया, उसका कंपाइल टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, आप एक्चुअली एंजॉय नहीं करोगे अपनी लाइफ को उस कंपनी में, कि जहाँ पे एक छोटा छोटा चेंज करते हुए आपको 15-15 मिनट लग रहे हैं, सेटअप करने में 2-2 घंटे लग जा रहे हैं। तो मोनोलिथ के ये बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। दूसरी बात, जो टेस्टिंग इन्वॉल्व है ना, उसकी तो बात ही नहीं करो। आई मीन सिंस एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड इनटू वन, इम्पैक्ट कैन बी एनीवेयर। तो आपको हर छोटे बग के लिए पूरा रिग्रेशन चलाना पड़ेगा। इसको कंपेयर करो कि यदि आप अवेलेबिलिटी सर्विस में ही चेंज करते, केवल अवेलेबिलिटी मान लो एक माइक्रो सर्विस होती, तो आप अगर अवेलेबिलिटी सर्विस को चेंज कर रहे हो, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड वो है डिप्लॉयमेंट, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, बाकी सर्विस को टेस्ट करने का फंडा ही नहीं है, आपको बाकी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने केवल चेंज किया है इस पर्टिकुलर सर्विस में, करेक्ट है। तो इजी है मैनेजमेंट करना। इनफैक्ट जो रियल लाइफ में अगर आप देखोगे अभी क्या हुआ है इसके कारण, माइक्रो सर्विस के कारण, कि जब भी टीम बनती है वो क्या कहेंगी भैया कि ये जो पर्टिकुलर टीम है ये अवेलेबिलिटी माइक्रो सर्विस ओन करती है, यानी ये 6-7 बंदे जो हैं इनको अवेलेबिलिटी के अलावा बाकी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है कंपनी में, एक तरह से देखा जाए तो। मोनोलिथ में लोगों को ना पिकअप करते करते, नया ज्वाइन ही आया, वो तो समझ ही नहीं पाता मैं क्या क्या समझूं, 2 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड हो गया है, मैं कहाँ समझूं इंस्ट्रक्शन, क्या समझूं, मेरे चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा, ही गेट्स कंफ्यूज्ड। व्हेन इट्स ए माइक्रो सर्विस, नाउ यू हैव वेरी लेस कोड कंपेयर्ड, maybe 1/6 of the code, 1/10 of the code,
ओनली रिलेटेड टू योर सर्विस, उसे समझ सकते हो, यू कैन बिल्ड अप ऑन इट, बग फिक्स इज इजी, द मैनेजमेंट इज इजी, स्प्रिंट प्लानिंग इज इजी, यू हैव एवरीथिंग, लाइक जज करना थोड़ा इजी होता है इश्यूज को। ये तो 3 बात रही इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट या डेवलपमेंट या टेस्टिंग या कोड मैनेजमेंट। इसके अलावा ऐसी बड़ी डिसएडवांटेजेस है ना, जो कि जिसके कारण कंपनी के पास कोई चॉइस ही नहीं है, दे हैव टू मूव टू माइक्रो सर्विस नाउ। उसमें पहला एग्जांपल क्या है कि जब आप माइक्रो सर्विस यूज करते हो ना, तब तो आप पे चॉइस है, जैसे कि भाई मैं अवेलेबिलिटी सर्विस को लिखूंगा नोड में, और इन्वेंट्री को लिखूंगा जावा में, चैट को लिखूंगा अरलांग में, और कोई मान लो रिकमेंडेशन सर्विस को पाइथन में लिखूंगा। ये चॉइस है। आप ये चॉइस बना पाते हो क्योंकि आज की तारीख में क्या है ना, कोई दी लैंग्वेज नहीं है। आई मीन ये नहीं कह सकते हम कि ये लैंग्वेज हर केस में बेस्ट है, ऐसा कुछ बना ही नहीं। यूज केस वाइज चीजें हैं, जैसे कि मान लो कहीं जावा बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, स्केल की बात आती है, कॉन्करेंसी की बात आती है, वहां पे पाइथन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती कॉन्करेंसी के केस में। लेकिन कहीं नॉर्मल माइक्रो सर्विस है, बहुत तेज बनानी हो, कॉन्करेंसी का ज्यादा पंगा ना हो, तो पाइथन बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन मान लो कहीं चैट वैट करना हो, चैट सेटअप करना हो, तो मे बी यू गो अवे विद अ कंप्लीट न्यू लैंग्वेज लाइक अरलांग। तो आप यूज केस के बेस पे बेस्ट चॉइस कर सकते हो, टेक्नोलॉजी की भी, डिजाइन की भी, फ्रेमवर्क की भी, इंफ्रा की भी, आप पे सारी वो है फ्लेक्सिबिलिटी। बट व्हेन यू आर ऑन मोनोलिथ, यू आर बाउंड टू वन फ्रेमवर्क। अगर वो जावा में था तो आपको जावा में ही अगला लिखना पड़ेगा, चैट भी जावा में ही लिखनी पड़ेगी, भले ही कितनी ही मुश्किल हो, बिकॉज यू आर ऑन मोनोलिथ, यू हैव टू डेवलप इन द गिवन फ्रेमवर्क। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है कि आप एक बेस फ्रेमवर्क के साथ बड़ी बुरी तरह स्टक हो जाते हो मोनोलिथ में। तो इसलिए वो कभी बहुत अच्छा चॉइस नहीं है, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल भी है कि आप डेटाबेस से भी ले सकते हो इसको, कि हो सकता है एक केस में माईसीक्वल डेटाबेस अच्छा हो, लेकिन दूसरा केस ऐसा हो कि वहां नोसीक्वल अच्छा वर्क कर रहा है। तो आप क्यों माईसीक्वल से बनना चाहते हो मोनोलिथ के कारण? हो सकता है आपकी एक सर्विस यूज कर ले माईसीक्वल, दूसरी माइक्रो सर्विस यूज कर ले नोसीक्वल, तीसरी सर्विस यूज कर ले कुछ और। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको तभी मिलेगी व्हेन यू आर ऑन माइक्रो सर्विस, ठीक है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपने जब बॉक्स देखे होंगे ना जो अमेजोन पे बॉक्स जब चूज करते हैं हम लोग, तो 2 तरह के बॉक्स होते हैं भाई। आपके कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सीपीयू खाते हैं, लाइक दे आर कॉल्ड सीपीयू इंटेंसिव टास्क। एग्जाम्पल ले लो, जब मैं वीडियो को तोड़ता हूँ ना चंक में, मान लो एक वीडियो अपलोड किया किसी ने मेरी वेबसाइट पे, और मैं उसको चंक करता हूँ उसको सर्व करने के लिए बाद में, तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग टास्क होता है, इन द सेंस सीपीयू इंटेंसिव टास्क होता है। तो इस टास्क को करने के लिए मैं चाहता हूं अमेजोन पे सीपीयू इंटेंसिव वाले बॉक्स लूं, C3 लार्ज, C4 लार्ज टाइप के बॉक्स। लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट मान लो कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जहां पे इन मेमोरी डेटा बहुत ज्यादा है, इन मेमोरी डेटा पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, लाइक इन मेमोरी डेटाबेस, सपोज मैं सेटअप कर रहा हूं स्पार्क का काफका के साथ एटसेट्रा। तो उस केस में मुझे जो इंस्टेंस चाहिए अमेजोन से, वो सीपीयू इंटेंसिव वाले नहीं चाहिए, मुझे मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस चाहिए। अच्छा, अब यदि आप पे माइक्रो सर्विस है, तो आप ये कह सकते हो कि भैया इस सर्विस में जो डब्बे बने इस ELB के अंडर में, वो सीपीयू इंटेंसिव वाले बने, क्योंकि ये सर्विस सीपीयू इंटेंसिव है। और दूसरी सर्विस में कह सकते हो कि इस सर्विस में जो डब्बे बने वो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस से ही स्केल करें। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी तब नहीं होती जब आप पे मोनोलिथ होता, तब तो आप भैया इस स्ट्रक्चर में क्या करते, यू कैन ओनली से भैया जो भी है सीपीयू मेमोरी जो भी है एक ही टाइप का बॉक्स लेना होगा, वही स्केल होता जाएगा बार बार। तो आप वो चॉइस भी नहीं ले सकते, हार्डवेयर चॉइस भी आपकी लिमिट हो जाती है। सो माइक्रो सर्विस विल सॉल्व ऑल दीज इश्यूज, दैट इज वाई आप देखोगे कि ये सब चीजें माइक्रो सर्विस से सॉल्व होनी चाहिए। सो विच आई मीन कि अगर मुझे ये स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है, राइट, हाई लेवल डिजाइन जब पूछे कोई, तो मैं इन सब की सर्विस बनाऊं अलग अलग, ये फंडा है, ठीक है। उस पर आते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी, थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। लेकिन वही है कि भैया कुछ कोई लंच फ्री नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सब प्रोज ही प्रोज हैं, कुछ कॉन्स तो होंगे जब इतने सारे एडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेज जो माइक्रो सर्विस के हैं, विच आर लाइक इफ यू कंपेयर टू एडवांटेजेस दे आर वेरी मिनिमल, बट स्टिल सिस्टम टेस्टिंग बड़ी मुश्किल है भाई। आप सोचो कि आपके पास 10 माइक्रो सर्विस बन गई,
आपको कुछ टेस्ट करना है फीचर, तो आपको 10 सेटअप करने पड़ेंगे ना। और भले ही हमने कहा था कि हर एक माइक्रो सर्विस जो है, कोई जावा यूज कर रही है, कोई पाइथन यूज कर रही है, कोई नो सीक्वल यूज कर रही है, कोई माई सीक्वल यूज कर रही है, तो आपको सिस्टम टेस्टिंग करनी है तो आपको तो ये सारा का सारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग बिकम्स टफ। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म टीम्स होती हैं, डेवऑप्स टीम होती हैं, उनका यही काम होता है भैया कि इस तरह के यूआई बना कर देते हैं और बैकएंड में सर्विस लिखते हैं कि जिससे आप जो चाहो सर्विस वो आप हो जाए आपके लिए ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में। ऐसी स्क्रिप्ट लिख कर रखते हैं ऑटोमेशन की वो लोग। तो ये भी बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है, इसलिए कि दे फैसिलिटेट कि माइक्रो सर्विस एनवायरनमेंट के बावजूद आपकी टेस्टिंग इंपैक्ट ना हो। ये नहीं कि आप बैठ के सेटअप ही कर रहे हो सब चीज़ों का। तो पीपल राइट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स फॉर डूइंग सिस्टम टेस्टिंग। अदरवाइज ऑटोमेशन नहीं है तो 10 माइक्रो सर्विस को सेटअप करना, बॉक्स में रन करना, एक दूसरे के बीच में जो बातचीत होती है वाया एपीआई उसको सिमुलेट करना, वो ट्रिकी हो जाता है। टेस्टिंग इज ए पेन डेफिनेटली। दूसरी बात यह है, यदि आपको ऐसा चेंज इंप्लीमेंट करना है जो आपकी सर्विस में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। लेकिन कुछ चेंज ऐसे होते हैं भैया विच इम्पैक्ट मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज, राइट, कि which might involve 4 or 5 microservices, then your sprint planning becomes tough. You have to talk to multiple stakeholders, multiple team, और SLA डिफाइन करोगे। SLA मीन्स सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, कि भैया मेरे रिक्वेस्ट में ये एक्सेप्ट करता हूँ, ये रिटर्न करता हूँ। तो वो सारी बातचीत करनी पड़ेगी। मोनोलिथ में ये सब की बातचीत करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट है, सबको उसी पे काम करना है। तो वो पार्ट ऐसा था, ठीक है। और थोड़ी इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स होगी ऑब्वियसली, क्योंकि अब आप जो बातचीत कर रहे हो वो वाया एपीआई कर रहे हो। एक ही प्रोजेक्ट में तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी भैया, आपने लिख दो इंपोर्ट ये फाइल डॉट ये फंक्शन, कॉल कर लो, रेस्पॉन्स ले आओ, चलता जाएगा। बट व्हेन यू आर ऑन माइक्रो सर्विस देयर इज नो अदर वे नॉर्मली टू टॉक बिटवीन टू सर्विसेज रादर देन एपीआई कॉल। तो आपको एपीआई कॉल लिखनी पड़ेंगी, एपीआई एक्सपोज करनी पड़ेंगी, कंज्यूम करनी पड़ेंगी, रेस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, एटसेट्रा। मे बी एग्रीगेट करना पड़ेगा काफी रेस्पॉन्स को रिटर्न करने के लिए कुछ। तो ये हुआ फंडा माइक्रो सर्विस का। तो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, अब क्वेश्चन पूछो कुछ हो तो, या कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ। जो ये सिस्टम टेस्टिंग कह रहे थे, तो मतलब इसमें एक माइक्रो सर्विस में चेंज किया मान लीजिए, तो आप कह रहे हो कि अगर सिस्टम पूरा सिस्टम कैसे उधर अफेक्टेड है कि नहीं ये चेक करने के लिए पूरा सिस्टम दोबारा सेटअप करना, मतलब वो लॉन्च करना पड़ेगा, इसलिए डिफिकल्ट है। मतलब हाँ, क्या इसका इंटीग्रेशन टेस्ट भी है क्या, एक तरह से क्या है ये? करेक्ट। मान लो इस डायग्राम में हमने इस अप्रोच में अवेलेबिलिटी में चेंज किया, करेक्ट है। तो मैं अपनी एपीआई टेस्टिंग तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यूआई पे देखना चाहूँ इसको, कि यूआई पे अवेलेबिलिटी सही दिख रही है या नहीं। तो ठीक है, तो अब सोचो कि मुझे ये सारी सर्विस लॉन्च करनी पड़ेगी ना। हाँ भाई मुझे ये जब सारी सर्विस अप होंगी तब कोई ऐसी सर्विस होगी बेसिकली जो रिकमेंडेशन का, प्राइसिंग का, अवेलेबिलिटी का, शिपिंग का, ऑफर्स का, इंश्योरेंसेस का, इमेजेस डिस्क्रिप्शन का, सबका रेस्पॉन्स इकट्ठा कर रही होगी, लाइक ए एग्रीगेशन सर्विस, और वो फेंक रही होगी रेस्पॉन्स मोबाइल को। तो आपको अगर वो सेटअप टेस्ट करना है ना एज ए इंटीग्रेटेड व्यू, तो आपको ये सारी सर्विस लॉन्च करनी पड़ेंगी अपने डब्बे पे। हाँ, नहीं तो आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, रियल में नहीं देख पाओगे आपके सर्विस का इम्पैक्ट क्या है। एक क्यूओ को कैसे दोगे, क्यूए है उसे बिल्ड कैसे दोगे कि भैया लो सब टेस्ट कर लो, आपको टेस्ट सेटअप करना पड़ेगा सारा। ये और पूछो कोई। नीचे लाइए जहाँ पे लिस्ट लिख रखी है, क्या जहाँ पॉइंट्स लिखे हुए थे वो। अब जो इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस स्पैनिंग मल्टीपल सर्विसेज है, तो मतलब फिर एक चीज तो ये हो गई कि मल्टीपल सर्विसेज में हम इंडिविजुअल टेस्टिंग करें उनकी कि सब सही काम कर रही नहीं कर रही हैं, और उसके बाद टेस्ट करोगे टेस्टिंग तो है ही है, वो तो पूरा चेक करने के लिए। हाँ, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, नो डाउट। मतलब इंडिविजुअल चेक करने के लिए हम लोग मॉकिंग कर लेंगे, मतलब और सर्विसेज जो आ रही होंगी उनसे डेटा जो आ रहा होगा। हाँ, इंडिविजुअल तो टेस्ट कर लोगे, अपने यूनिट टेस्ट तो रन कर लोगे सिस्टम माइक्रो सर्विस के, लेकिन
फाइनल टेस्ट करने के लिए तो सिस्टम टेस्ट करना ही पड़ेगा ना। हाँ वो ट्रिकी हो जाएगा, ये है करने का मीनिंग। ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और बताते हैं कि कहाँ पे हम लोग थे। सो कैन आई नाउ अगेन ओपन? हाँ ठीक है, हम लोग ये बात कर रहे थे। तो अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारा? ये कॉपी वॉपी हो जाए, चलो नया बना लेते हैं। अब सपोज करो तुमसे थोड़ा सा पहले आगे बढ़ लेते हैं बेसिक बुनियादी बात पे कि रियलिटी में क्या होता है। इसके बेस पे पीछे एक चीज और आ जाएगी। अब शॉर्ट में लिखूंगा, नाउ वी ऑल नो। ये हमारा इलास्टिक लोड बैलेंसर हो गया, ठीक है, जिससे क्लाइंट हमारे कनेक्ट कर रहे थे। यहाँ हमारी, अब यूँ समझो तुम, बेसिकली कैसे समझाया जाए कि अब जो स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होगा वो ऐसा कुछ होगा। मान लो कोई सिस्टम डिजाइन की बात भी कर रहा है ना, तो डायग्रामेटिकली समझाओगे सिस्टम को तो आप ये कहोगे कि हमारे पास जो सर्विसेज हैं वो ये हैं। एक है हमारे पास कैटलॉग सर्विस, ठीक है, और हर एक सर्विस को बार बार एक्सपेंड नहीं करेंगे। ये समझने का मतलब है कि ये जो सर्विस है, हर एक सर्विस कैसी है कि एक इलास्टिक लोड बैलेंसर के अंडर में इंस्टेंस लगे हुए हैं। यानी कि अगर कैटलॉग सर्विस का जूम्ड व्यू देखूं, जूम मतलब और अंदर जाऊं, इसको इस डब्बे को क्लिक करूं, एक तो ये बात याद रखें कि सिस्टम डिजाइन इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉक्सेस एंड व्हाइट बॉक्सेस। मीन्स के आप कितने ब्लैक बॉक्स आपको इंटरव्यू खुलवाना चाहता है आपसे, और कितना आप खोल सकते हो, आपकी लिमिट क्या है। ये मतलब नोबडी कैन ओपन ऑल द ब्लैक बॉक्सेस, बट आई थिंक वो लोग डेप्थ ही देखना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ तक ब्लैक बॉक्स की अंदर कितना जा सकते हो और कितना ब्लैक बॉक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ब्लैक बॉक्स लेवल पे अगर समझना चाहे वो बंदा पूछेगा कि भैया इसका सिस्टम सिस्टम डिजाइन करो ई कॉमर्स का, तो आप ऐसे बनाओगे कि भाई सर्विस क्या क्या है ये बात करेंगे हम लोग पहले। ठीक है, मान लो एक कैटलॉग सर्विस है, एक रिकमेंडेशन सर्विस है, और बताओ सर्विस सर्विस के नाम क्या क्या हो जाएंगे भाई? एक हमारी हो गई प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, यस, लॉजिस्टिक। आप बेसिकली जब आपसे पूछे जा रहे हैं तो आप ये फिगर कर पा रहे हो कि मेरी सर्विसेज क्या क्या होंगी। ये भी अपने अपने ये सिस्टम डिजाइन का पहला चैलेंज हमें चाहिए होता है कि आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड और नॉट। ठीक है, तो लेकिन अभी भी सारी सर्विसेज बिना के एक तरह से बॉक्स तो एक ही होगा ना, भले वो माइक्रो सर्विसेज हैं लेकिन बॉक्स तो एक ही होगा नहीं। क्यों? ये तो आइसोलेटेड है एक दूसरे से। अभी आते हैं थोड़ा सा और, एक सर्विस और नहीं, जब दिखा, लॉन्च, अच्छा, जैसे अवेलेबिलिटी जैसे हो आप गई। कह जैसे मैं कह रहा हूँ कि सर आप कहते हो कि लोड 70% से ऊपर होगा, हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप सेट कर रखा है, और तो लॉन्च वन इंस्टेंस, तो वन इंस्टेंस एक सर्विस थोड़ी होगी, पूरा एक पूरा कलेक्शन होगा ना। नहीं नहीं नहीं, हर एक सर्विस का अपना ये इंफ्रा है। ओके, मैं आता हूँ उस पर आता हूँ, तो इसे छोड़ देते हैं ठीक इस है। डब्बे को। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो कैटलॉग सर्विस है ना, हम्म। समझो इसको समझना चाहते हैं हम लोग। ये कैटलॉग सर्विस का एक लेवल अंदर जाओ, मतलब अभी टॉप पे दिखा दिया कि आखिर में कैटलॉग सर्विस कैसे इंप्लीमेंट हुई है। तो विच सिंपली मीन्स कि कैटलॉग सर्विस का हर एक सर्विस का पास अपना लोड बैलेंसर है, अपना खुद का, ठीक है, और खुद के डब्बे चल रहे हैं। एक डब्बा है
ओके ओके, समझ गया। तो वो खुद मान लो EC टू इंस्टेंस आपने जो बोला है, तो वो एक यहाँ पे सर्विस ही एक EC टू इंस्टेंस हो सकता है। अब एक सर्विस मान लीजिए कोई CPU इंटेंसिव होगी तो वो उस तरह का इंस्टेंस होगा, और दूसरा मान लो इन मेमोरी इंस्टेंस होगी तो उस तरह का इंस्टेंस होगा बस। बिल्कुल सही समझे हो, यही बात है कि कैटलॉग सर्विस जो है उसके पास अपना लोड बैलेंसर होगा, अपने इंस्टेंस होंगे जिस टाइप के वो चाहे और जितने चाहे। हो सकता है कैटलॉग सर्विस रन होती हो तुम्हारे 10 सर्वर पे और प्राइसिंग रन होती हो 5 सर्वर पे, रिकमेंडेशन सर्विस रन होती हो 50 सर्वर पे। इट्स पॉसिबल। एवरी सर्विस इज हम्म। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। सो अगर सर्विस का मैं थोड़ा ब्लैक बॉक्स के अंदर जाता हूँ सर्विस के अंदर में, तो मुझे ऐसा दिखता है कि भैया कैटलॉग सर्विस के पास अपना इलास्टिक लोड बैलेंसर है, अपने कुछ इंस्टेंसेस हैं। सिमिलरली रिकमेंडेशन सर्विस के पास अपना ऐसा इंफ्रा होगा। तो ये सब अलग हम्म। अलग ये कहने का मतलब। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो जर्नी है उसको कंप्लीट करते हैं। ओके कूल। सो ये हमारे पास इलास्टिक लोड बैलेंसर था, और अब अज्यूम करो मोबाइल पे जो दिख रहा था, राइट, जो मोबाइल पे दिख रहा था वो हमको सब कुछ एक साथ दिख रहा था। तो ये संभव है, देखो ये भी संभव था। कहने का मतलब क्या था कि क्लाइंट जाता और क्लाइंट को पता होता कैटलॉग सर्विस का के बारे में भी, आईपी ऑफ कैटलॉग सर्विस पता होता, आईपी ऑफ रिकमेंडेशन सर्विस पता होता, आईपी ऑफ प्राइसिंग पता होता, आईपी ऑफ अवेलेबिलिटी पता होता, और क्लाइंट यानी क्लाइंट मींस मान लो एपीआई मोबाइल है, तो वो चारों से एपीआई कॉल का रेस्पॉन्स लाता, खुद क्लब करता और दिखाता। संभव है, ऐसा भी संभव है, लेकिन ये बहुत ही बैड डिजाइन है। आई मीन नथिंग कैन बी वर्स देन दिस डिजाइन कि आप अपने इंटरनल माइक्रो सर्विस को एक्सपोज करने लगो लोगों को, ठीक है। तो वो गलत डिजाइन होगा। इसीलिए ऐसा नहीं होगा कभी भी कि क्लाइंट आएगा और हर एक से सेपरेट करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो बेसिकली यूं समझ लो कि एक एग्रीगेशन सर्विस होगी। तो which simply means कि these service can also talk to each other is my whole point। वो यही फंडा होता है रियल लाइफ में। तो क्लाइंट जो है दे नो ओनली अबाउट लेट्स से दिस एग्रीगेशन सर्विस, और कुछ नहीं पता उनको। ये एग्रीगेशन सर्विस पे जब रिक्वेस्ट आएगी देन दिस विल गो टू कैटलॉग सर्विस, गेट द रिस्पॉन्स बैक, दिस विल गो टू recommendation service, get the response back. Similarly ये जाएगा, सॉरी, प्राइसिंग सर्विस और इत्यादि जो भी सर्विस होंगी, ठीक है, एक्सेट्रा। सो विच मीन्स कि आप थोड़ा ऐसा समझो, जो हम डिस्कशन में एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से, वो ऐसे समझते हैं कि भाई क्लाइंट एक कॉल करेगा। कैसी क्लाइंट क्या करेगा, एक ऐसी एपीआई कॉल करेगा हमारे सिस्टम पे स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू 5678। यहाँ कुछ फॉन्टिंग का कुछ है क्या, फॉन्ट बड़ा घटाने का, बॉर्डर वेट, इधर वो एरियल लिखा हुआ है टेक्स्ट के ऊपर, पास जाइए, वहाँ कुछ है क्या उसके राइट? हाँ, मोर फॉन्ट्स। हाँ ओके हाँ ठीक है। नाउ सो हम अब पूरी जर्नी समझ लो। अब तुम लोगों को जर्नी समझने में इजी होगा। एक तो हमने अपना वो समझ ली थी कि ब्राउजर पे हिट हुआ तो हाउ इट डिटेक्ट्स
particular IP, right? That IP can be anything, box, elastic load balancer, etc. तो अज्यूम करो इस पॉइंट पे मैं एग्रीगेशन सर्विस का जो लोड बैलेंसर होगा, राइट भाई, उसका आईपी पॉइंट करूंगा डीएनएस पे, ठीक है ना? ठीक है। तो वो एग्रीगेशन सर्विस के लोड बैलेंसर पे हिट करेगा इस से कि भाई एपीआई प्रोडक्ट्स आईडी 5678 का मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। वो एक ही रिक्वेस्ट भेजेगा और एक्सपेक्ट कर रहा है रेस्पॉन्स। नाउ दिस एग्रीगेशन सर्विस विल गो टू कैटलॉग सर्विस फॉर दिस 5678 गेट डेटा, will go to recommendation service for this product 5678 get the data, will go to pricing to get the data, will go to availability etc to get data। उन सबको कंबाइन करेगा, इसीलिए एग्रीगेशन है ये, और एग्रीगेट करके रेस्पॉन्स फेंक देगा वापस। ये हमारा सिस्टम डिजाइन का टॉप लेवल है, जहां हम कह रहे हैं कि भाई हम क्लाइंट को केवल एग्रीगेशन सर्विस एक्सपोज कर रहे हैं, इंटरनल क्या सर्विस है ये किसी को नहीं पता। अभी क्लियर हुआ कुछ आइडिया कि हमने ये यही एपीआई कॉल की, इसके रेस्पॉन्स में द रेस्पॉन्स जेसन ऑफ दिस एक्चुअली वो पूछेगा आपसे, फिर आपका रेस्पॉन्स डेटा कैसा लगेगा आपको? तो बेसिकली माइट बी यू हैव समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, उसका जेसन होगा की वैल्यू पेयर में। देन यू विल हैव समथिंग कॉल्ड अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन, उसका जेसन होगा। देन यू हैव द प्राइसिंग पॉलिसी, उसका भी जेसन होगा। देन यू माइट हैव रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स का लिस्ट होगा, एटसेट्रा। इस तरह का फाइनल रिस्पॉन्स उसे एक्सपेक्टेड है। तो सिस्टम डिजाइन में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये समझ पाओ कि कैसी कॉल क्लाइंट से आएगी, कैसा रिस्पॉन्स जाएगा, और सर्वर साइड पे जब देखें तो कैसे वी कैन नॉट एक्सपोज ऑल दो सर्विसेज। कोई डायरेक्ट अगर लिंक बना देगा तो इट्स अ बिग नो कि भाई अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो दे शुड बी एग्रीगेशन, ऐसे ऐसे करेगा, कम्युनिकेट एटसेट्रा, राइट? ये एक बात बनी। नाउ वन मोर थिंग विच सिंपली मीन्स कि एग्रीगेशन सर्विस की अगर मैं बात करूं तो लोग एक्चुअली जो रियल टाइम जो हो रहा है आज की तारीख में वो ये है कि एक डब्बा और होता है इससे पहले। आई जस्ट पुट इट सो क्लाइंट इवन डायरेक्ट डोंट इवन नो अबाउट एनी सर्विस। इसलिए अच्छे डिजाइन आप देखोगे पाओगे सबसे पहले लोग लिखते हैं एपीआई गेटवे। ये स्ट्रक्चर आज की तारीख में जो इंडस्ट्री में जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो ये होता है। करेक्ट? तो विच मीन्स कि मैं जो डीएनएस राउट हमारा बना हुआ है example.com का, उसमें मैं एपीआई गेटवे का जो आईपी है वो दे दूं। अच्छा, एपीआई गेटवे करता क्या क्या है, तो इसे ले लेता हूं पहले मैं। तो एपीआई गेटवे कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं इसके इसलिए करते हैं कि रेट लिमिटिंग सेट करने के लिए सिस्टम पे, कि भाई नॉर्मली बाय डिफॉल्ट एपीआई गेटवे कहता है 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड अलाउ करता है, एंड दिस इज कॉन्फ़िगरेबल। सो आप अपने सिस्टम में बेसिकली सडनली कोई पीक लोड आ जाए और आपका पूरा सिस्टम बैठ जाए, उससे अच्छा ये है कि आप एपीआई गेटवे यूज करके ये बता दो कि भाई मैं जो रिक्वेस्ट पास करूंगा दे विल बी 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड और 20,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड और 5,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड। तो एपीआई गेटवे क्या है? आपके इंफ्रा में आने के लिए गेट है, जैसे आपके घर में आने के लिए गेट होता है ना। ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो आ जाए घर के अंदर। आप मॉनिटर करोगे कि मैं इसको अलाउ करूं या मैं आज 10 ही लोगों को अलाउ करूं घर में आने के लिए, एटसेट्रा। या फिर आप ये भी करोगे भैया ये बंदा अलाउ नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने इसका सस्पिशियस बिहेवियर देखा है। तो यहाँ पे हम वो कर सकते हैं आईपी ब्लैक लिस्टिंग एक्सेट्रा। कई बार आप देखते होंगे कि ये आईपी एक्सेस नहीं कर सकता या ये यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, हम देखते हैं सस्पिशियस हैकिंग एक्टिविटी हो रही है। तो हैकिंग एक्टिविटी को अगर मैं ब्लॉक करना चाहूँ सर्विस लेवल पे
तो मुझे बड़ा कोड लिखना पड़ेगा, मैं अंदर जाके कोड चेंज करूं, लॉन्च करूं, ये आईपी रिजेक्ट करना, ऐसा नहीं। और मैं देखूंगा कि बार बार लोग ट्राई कर रहे हैं नए नए आईपी से, तो फिर कितनी बार कोड लॉन्च करूंगा, वो तो दिक्कत हो जाएगी। तो एपीआई गेटवे ऐसा है कि आप अमेजोन पे पैनल पे ही कॉन्फ़िगर कर दो कि भैया ब्लॉक दीज आईपीस विदाउट एनी लॉन्च। तो एपीआई गेटवे विल टेक केयर, विल एंश्योर कि दीज आईपीस ओनली द वाइट लिस्टेड आईपीस एंटर और ब्लैक लिस्टेड वंस डोंट एंटर, वो देख सकता है वो, एटसेट्रा। वंस और कितना रिक्वेस्ट पास हो पर सेकंड वो देख सकता है। तो नॉर्मल फ्लो जो है, अब पूरा फ्लो समझ में आएगा तुम लोगों को कि जो एक्चुअल कनेक्शन बना रहा है क्लाइंट, दैट इज विद एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे से जब रिक्वेस्ट पास हो जाएगी, यानी हमारे घर में एंट्री हो गई, देन आई विल एक्सपोज माय सर्विस, लेट्स से हियर मैंने एग्रीगेशन सर्विस एक्सपोज की, व्हिच कैन एक्चुअली एग्रीगेट द रिस्पांस एंड रिटर्न द रिस्पांस बैक। तो अगर कोई हाई लेवल डिजाइन पूछने लगे ई कॉमर्स का, तो हम इस तरह से बात करते कि यूजर की जर्नी कैसे कैसे बनी, भैया कस्टमर आया, उसने डिटेक्ट किया डीएनएस सर्विस से एक्सेट्रा, एपीआई गेटवे देखा, एपीआई गेटवे से सर्विस पे गया, सर्विस से ऐसे ऐसे करके रेस्पॉन्स लेके आया। ठीक है, नाउ ओके, डाउट्स गाइस, डाउट्स? नो, ठीक है, कूल है। तो ये हमारा रहा बेसिकली। तो अब एक चीज है कि अभी आप देखो कि हमें अपना रिक्वेस्ट सर्विस तक पहुंचाने के लिए बीच में बहुत सारे हॉप्स हो गए, तो इसकी वजह से लेटेंसी ऐड नहीं होती कुछ एडिशनल? हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है कि भाई लेटेंसी ऐड हो रही है, लेकिन मतलब ये मान लो कि मतलब अभी जरूरी कंपोनेंट ऐड किए हैं इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली हॉप्स हैं, नेटवर्क लेटेंसी बढ़ेगी थोड़ी, इसमें इसमें कोई शक नहीं, तो आर्ग्यूमेंट तो वैलिड है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि इस डिज़ाइन में क्या हटा दूं, मतलब अगर तो मैं ये एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर एक नहीं कर सकते क्या हम? अलग अलग ही कंपोनेंट्स होंगे? तो डिपेंड करता है, जैसे कि लोड बैलेंसर में अमेजोन में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वहां पे लोड बैलेंसर में आप वो लिख पाओ कि आई अराउंड 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड। ठीक है, आप मतलब एपीआई का फ्लो कंट्रोल नहीं कर सकते अमेजोन में, तो आपको एपीआई गेटवे यूज करना पड़ जाएगा कुछ। लेकिन मान लो फ्लिपकार्ट है जिनका खुद का डेटा सेंटर है, जिन लोगों का, उन्होंने क्या कर रखा है मुझे पता है, उनका ये लॉजिक, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उनका ये लॉजिक जो है ना, कितने रिक्वेस्ट पास हो वो ईएलबी पे ही लिखा हुआ है। तो डिपेंड करता है, आप अपना लॉजिक अफोर्ड कर सकते हो तो ये लॉजिक इलास्टिक लोड बैलेंसर पे भी लिखा जा सकता है, लोग लिखे हैं, फ्लिपकार्ट तो लिखा है कम से कम। लेकिन मान लो जब आप छोटी कंपनी हो तो आप खुद से नहीं लिख पाओगे उतना, तो मे बी यू यूज एपीआई गेटवे। या एपीआई गेटवे आपकी लोड बैलेंसिंग करते हैं, मतलब इधर वे डिपेंड्स ऑन जो सर्विस यूज कर रहे हैं प्रोवाइड करते हैं। एपीआई गेटवे में लोड बैलेंसिंग कैपेबिलिटी तो नहीं है भाई। अच्छा, लोड बैलेंसिंग तो लोड बैलेंसिंग में ही है, और दिस इज फाइन, लाइक दिस मच इज फाइन, नॉर्मली लुक एट एवरी डिजाइन दिस मच, इतना ये जो हॉप हैं, दूसरी बात समझने की जो है, एक ये लोग ये भी सोचते हैं कि अब हॉप तो, इफ यू ट्राई टू कंसीडर, हॉप तो ये भी है ना कि भाई कैटलॉग पे गया और लेके आया, क्योंकि दिस इज इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट, करेक्ट। लेकिन समझने की बात ये है कि ये जब चीज डिप्लॉय होती है सबकी सब, ये एक्चुअली एक वीपीसी में डिप्लॉय होती हैं, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में। आपका इंफ्रा जो है वो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में है। कहने का मतलब ये है कि लेटेंसी इज देयर, बट डोंट थिंक इस लेटेंसी लाइक कि मैं यहाँ से यूएस के सर्वर से कुछ लेके आता हूँ तो वो लेटेंसी बड़ी है, क्योंकि मैं समुद्री केबल्स से जा रहा है डेटा और किलोमीटर डेटा जा रहा है आ रहा है। लेकिन जो हमें वीपीसी में जो मिलते हैं ना ये सारी सर्विस, ये एक ही रैक में, आसपास रैक में रखी होती हैं, दे आर फिजिकली वेरी क्लोज, और ईथरनेट पे डेटा ट्रांसफर होता है, ईथरनेट पे। तो कोई ऐसा नहीं है कि फाइबर ऑप्टिक केबल किलोमीटरों बड़ी लंबी पड़ी है जिस पे डेटा आ रहा है, नहीं, आपके लोकल डेटा सेंटर में जहाँ पे आपकी प्राइसिंग सर्विस के इंस्टेंस रखे हैं, वहीं आपके कैटलॉग सर्विस के इंस्टेंस रखे हैं, वहीं आपका एपीआई गेटवे रखा है, वहीं आपकी एग्रीगेशन सर्विस रखी है। इट्स एज गुड, दे आर एबल टू ट्रांसमिट bandwidth by AWS, I think normally 20 Gbps तक दे देते हैं ये लोग, 20-25 Gbps तक। सी they provide customers can utilize up to 25 Gbps of bandwidth, यानी कि
25 गीगाबाइट पर सेकंड बैंडविड्थ तो कस्टमर यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो 25 जीबीपीएस बैंडविड्थ का मतलब है कि 25 गीगाबाइट पर सेकंड डेटा ट्रांसफर हो सकता है इन इंस्टेंसेस के बीच में। नाउ यू कैन इमेजिन कि जो सपोर्ट है, सो दीज आर नॉट, अब तुम मान लो यहाँ बैठे हो, तुम्हें लगता है कि हमारी स्पीड कितनी आती है 50 एमबीपीएस 8 एमबीपीएस, उससे कंपेयर मत करो, उस सबसे नहीं, क्योंकि ये दिस इज नाउ ए सिंगल फिजिकल लोकेशन। हार्डवेयर रैक में देखा जाए तो ऊपर नीचे रखे हुए हैं, एक अलमारी की तरह से, एक अलमारी में कैटलॉग सर्विस रखी है, एक में रिकमेंडेशन रखी है, ऐसे। तो दे आर कनेक्टेड बाय ईथरनेट और बहुत तेज डेटा ट्रांसफर होगा। ये बात जानने वाली है, राइट? ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स व्हाई आई थिंक द क्लाइंट डिस्कवर्स एपीआई गेटवे। तो हम एपीआई गेटवे का आईपी ही दे देंगे डीएनएस पे टाइप्स, और एपीआई गेटवे से वी एंटर इनटू एग्रीगेशन सर्विस। और हर एक सर्विस का, आई थिंक यू ऑल गाइस अंडरस्टूड, every service has its own individual load balancer and own instances। ठीक है, तो मैं एक एक्सपेंड कर देता हूं कैटलॉग सर्विस को, एंड आई ये लिया। वो ऐसे ही है, वो कहेगा इंटरव्यू में, कहेगा कि अच्छा कैटलॉग सर्विस को ओपन कर दो केवल, आई अंडरस्टैंड, कैन यू ओपन योर कैटलॉग सर्विस। तो आप देखोगे कि भैया कैटलॉग सर्विस लुक्स नथिंग लाइक बट देयर इज एन इलास्टिक लोड बैलेंसर फॉर द कैटलॉग सर्विस, और उसके अंडर में ही ये सारे इंस्टेंस पड़े हुए हैं। ठीक है, वो उनको राउंड रॉबिन ऑर्डर में रिक्वेस्ट पास करेगा, हेल्थ मॉनिटर करते हुए, कुछ बॉक्स कोई गड़बड़ है तो उसको हटा के नया बॉक्स ले आएगा, वो सब ईएलपी कर सकता है। अच्छा, और अब आपको ये एक्सपोज करना है ना इसका स्ट्रक्चरली, क्योंकि ये तो सर्वर रहे भैया कि हमारी कैटलॉग सर्विस में एक लोड बैलेंसर हो गया, उसके अंडर में सर्वर है। नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट डेटाबेस। सो डेटाबेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं नॉर्मली इससे, ठीक है, कि भाई ये जो कैटलॉग सर्विस है, ये मान लो माई सीक्वल में मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है, या एसक्यूएल डेटाबेस में रिप्रेजेंट कर रखी है, राइट? Now this database has to be a distributed database. This database cannot live on any single instance. So this is another common layer, right? तो basically अब आगे इस वजह से समझाएंगे इसको, तो ये समझाएंगे कि ये सारे जो इंस्टेंस हैं, ये सब जो अब रीड राइट कर रहे हैं वो इस MySQL डेटाबेस में कर रहे हैं, which is outside like a layer। ठीक है, दूसरी बात कि हो सकता है कि इससे पहले आप देखो कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है बार बार एक्सेस हो रहे हैं सेम प्रोडक्ट्स, तो उस केस में वो क्या करेगा भैया, एक कैशिंग लेयर लेके आएगा, जो मैं बता रहा था। तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हल्का सा। हर एक सर्विस को ऐसे दिखने लगेगी, मान लो कि ये जो सर्वर जब डेटा लेने गया, ये सर्वर डेटा लेने गया MySQL से कुछ, तो पहले वो कैश में चेक कर लेगा कि इसका डेटा कैश में है नहीं। कैश में है तो कोई बात ही नहीं, कैश इज लाइक ए वेरी फास्ट मेमोरी, यहीं से रिटर्न हो जाएगा और आपका लेटेंसी वास्तव में कम हो जाएगी। और अगर वो कैश में नहीं मिलता तो भैया वो MySQL में जाएगा, डेटा लेके आएगा और रिटर्न फेंकते टाइम कैश में अपडेट कर देगा उस डेटा को। ठीक है, तो ये बेसिकली कैश भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, नथिंग इज लिंक्ड टू अ बॉक्स, दे आर लाइक ए लेयर। ओके, सो एक अगर हम एक का समझें, दिस इज माय सर्वर 1, दिस इज माय server 2, server 3, server 4. So I am running my catalog service on these 4 servers. It has a caching layer and it has a MySQL. ठीक है, तो हर एक सर्विस का जो हमने थोड़ा सा और अंदर चले गए, इसको जूम किया, तो हर एक सर्विस ऐसी दिख रही होगी। दैट्स द होल पॉइंट। ओके, और अब ये समझो कि एग्रीगेशन सर्विस ने कैसे किया ये काम। एग्रीगेशन सर्विस ने रिक्वेस्ट को राउट कैसे किया, कैटलॉग पे, रिकमेंडेशन पे, प्राइसिंग पे, अवेलेबिलिटी पे, ये कैसे किया उसको। तो बेसिकली वहां पे इसीलिए ना कई जगह लोग कहते हैं कि ELB की जगह
ALB. Now it's application load balancer. So this has load balancing capabilities plus routing capabilities. तो आप लोड बैलेंस तो करता ही, आप ये भी कर सकते हो उस पर कि स्लैश API स्लैश कैटलॉग स्लैश स्टार के जितने भी राउट हों वो इसके ELB के IP पे जाएं, कैटलॉग सर्विस के। तो एग्रीगेशन सर्विस के पास बेसिकली ALB पड़ा हुआ है। एग्रीगेशन सर्विस के पास ALB पड़ा हुआ है। वो ALB कह रहा है ये इस पे जाओ। सिमिलरली वो कहेगा कि API आप राउट ऐसे बनाओगे प्रॉपर API स्लैश उसके अंदर ALB लगा हुआ है, ये कह रहा हूँ, या ALB में एग्रीगेशन का कोड पड़ा हुआ है। तो ये कोड ये कोड नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। आप अच्छा राउट, हाँ जेंगो अगर हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट आती है वो मैप कराता है, फिर एक पर्टिकुलर चीज को कॉल करता है, तो वैसे ही कुछ है ना ये भी। हाँ, लेकिन ये लोड बैलेंसर के लेवल पे है कि लोड बैलेंसर पे जब मान लो ये सपोज करो अभी तो सपोज करो एग्रीगेशन है, तो तुम उसको ऐसे समझ रहे हो। मैं क्या समझाऊं तुमको कि मान लो एग्रीगेशन की जगह ये एक नॉर्मल सा होता और इट विल रिडायरेक्ट टू एनीवेयर। लेट्स से कुछ और एक नई सर्विस है विच इज लाइक स्लैश फ्लैश सेल, ठीक है। तो वो उसके में स्लैश फ्लैश सेल को किस सर्विस से डेटा लाए, अच्छा वो बता सकता है। तो आप इसे समझ लो, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। तो मान लो API स्लैश फ्लैश सेल का डेटा लाना है इसको, तो उसे वो बता देगा कि भैया गो टू ELB ऑफ फ्लैश सेल सर्विस। अच्छा, ये जो है जैसे कि ये जो कुछ लोड बैलेंसर जो हैं ये ना, जैसे कि यहाँ पे इस तरह के ही रहते हैं यहाँ पे यार, एडिट रूल्स वगैरह। ये यहाँ पे आप दे सकते हो कि भैया ये वाले हों तो यहाँ फॉरवर्ड कर दो, ये वाले हों तो यहाँ फॉरवर्ड कर दो, ऐसे, ठीक है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो चीज जो कॉन्फ़िगरेशन है लोड बैलेंसर की आप कह रहे हो। हाँ बिल्कुल, ALB की। हाँ अच्छा, ALB की कॉन्फ़िगरेशन है। इफ वी गो टू वेरी न्यू ALB, लेट अस से भाई एक तरह से मैं ये ELB लगा हुआ था तो क्या पता मल्टीपल एग्रीगेशन के इंस्टेंस होते, तो डिपेंडिंग अपॉन जिसपे वो भेजता जब हम क्रिएट जो लोड अवेलेबल हो। तो ये बात कर रहा है कि अब क्लासिक लोड बैलेंसर मत यूज किया करो, ये बोल ही रहा है। इनफैक्ट प्रीवियस जनरेशन हो गया। ये क्या करता है कि ऑपरेटिंग एट द रिक्वेस्ट लेवल एप्लीकेशन लोड बैलेंसर प्रोवाइड एडवांस्ड राउटिंग फैसिलिटीज। समझ रहे हो ना कि ये राउटिंग भी प्रोवाइड कर रहा है माइक्रो सर्विसेज पे। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ALB, कि आपको ALB में राउटिंग कैपेबिलिटीज मिल गई कि भैया इस, जब मैं कह रहा हूँ कि सारा का सारा रिक्वेस्ट मान लो इसी पे आ रहा है एग्रीगेशन सर्विस, तो वो मान लो एक रिक्वेस्ट आई स्लैश फ्लैश सेल की, अब वो कहाँ भेजे उसको, किस सर्विस से डेटा लाए। तो ये रूल हम डाल सकते हैं इसमें, ठीक है, कि भैया फ्लैश सेल का डेटा इस पर्टिकुलर ELB से लाओ जो फ्लैश सेल सर्विस का है। तो उस तरह के आर्किटेक्चर हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। कूल है गाइस। आई मीन थोड़ा सा तुम्हें एटलीस्ट आज ये समझ में आना चाहिए कि क्यों माइक्रो सर्विस यूज करते हैं, और रिक्वेस्ट आती है तो कैसे डिस्कवर होता है सर्वर, और सर्वर साइड पे किस तरह का इंफ्रा होता है। स्पेशली दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। API गेटवे होंगी और ये ऑल दीज सर्विसेज कैन टॉक टू ईच अदर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ सर्विसेज टॉक टू ईच अदर थ्रू REST API कॉल्स। सिंपल, REST API कॉल से ही सब बातचीत करेंगे एक दूसरे से। सो दैट्स इट। आगे हम बढ़ेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी, बट आज तुम लोगों को काफी हद तक ये सिस्टम लेवल का जो कहते हैं ना टॉप लेवल व्यू जो होता है वो ये होता है, ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए, ठीक है।